नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी दिनों में बस्तर में आयोजित अबू जमाल मैराथन को लेकर कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में शांति कायम है और हम इसमें सफल हो रहे हैं। और हाल ही में बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 1,65,000 बेटे बेटियों ने हिस्सा लिया था। इसी तरह अबू जमाल मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर बस्तर क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से लगातार बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है, उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और पिछले समय बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ था, जिसमें 1,65,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए। उसी तरह से अबू जमाल मैराथन का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें 6,000 8,000 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 21 किलोमीटर का ये पीस मैराथन का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इससे बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम होने में और सहयोगी होगा ये मैराथन। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर आयोजित इंडस्ट्रीज डायलॉग कार्यक्रम शनिवार को शुरू हुआ। नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमियों से चर्चा की। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए भी हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना तैयार किए हैं और जिसके विषय में सुश्री अंकिता पांडे ने विस्तार से बताई है और उसका प्रेजेंटेशन भी देखे हैं। निश्चित रूप से एमएसएमई सेक्टर को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा और हम लोग भी इस योजना में काम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योग हैं, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही एमएसएमई के साथ भी है। और हम लोग पूरी तरह से एमएसएमई को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़ें, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। और इस नई उद्योग नीति में आप लोग विस्तार से सुन चुके हैं। हम लोग औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना रहे हैं और नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ भूमि में नए औद्योगिक पार्क की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। तो इसका लाभ आप सभी लोगों को लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। न्यू दिल्ली और मुंबई में हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट भी कर चुके हैं। उसमें जो नई उद्योग नीति के संबंध में काफी तारीफ हुई है और 1,23,000 करोड़ के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी हमारी सरकार को मिल चुके हैं। तो इस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़
खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। तो सारी बातें हो चुकी हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आज सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। और ये छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। शुरुआती वर्ष में यहाँ का बजट मात्र 7,000 करोड़ का था, जो आज 24 वर्षों में बढ़ के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। यहाँ का जीएसडीपी 24-25 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो पहले 3,806 था, 23-24 में बढ़कर 77,819 करोड़ रुपया हो गया है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। तो आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आज के इस अवसर में जिन उद्यमियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया है, जिनको हम लोग इन्वेस्ट लेटर दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और जो एमएसएमई सेक्टर के जो हमारे भाई बहन हैं, जो छोटा छोटा उद्योग शुरू करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नगरीय निकाय चुनाव के बाद शनिवार को दुर्ग नगर निगम की महापौर और 60 पार्षदों ने गृह मंत्री, सांसद और विधायक की उपस्थिति में शपथ लिया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ने सभी नवनिर्वाचितों को संविधान की शपथ दिलाई। लंबे इंतजार के बाद दुर्ग नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर और शहर के सभी 60 पार्षदों को एक साथ शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा सांसद विजय बघेल शामिल रहे। नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार, गृह मंत्री विजय शर्मा, सरोज पांडे, शहर विधायक गजेंद्र यादव, डोमनलाल कुरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, रिकेश सेन और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल की उपस्थिति में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ मदारी की, छत्तीसगढ़ मदारी की, भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सबसे पहले नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार को शपथ दिलाई। फिर उसके बाद शहर के सभी 60 पार्षदों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान नगर निगम परिसर में पूरा माहौल नजर आया। मैं श्रीमती अलका बाघमार नगर पालिक निगम दुर्ग ईश्वर की शपथ लेकर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा नगर पालिक निगम दुर्ग ईश्वर की शपथ लेकर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन करूँगा। जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। इस दौरान सभी भाजपा नेताओं ने नवनिर्वाचित महापौर को उनकी जगह पर आसन कराया। साथ ही दुर्ग महापौर ने इस दौरान सभी से आशीर्वाद लेकर लोगों का आभार जताया।
बता दें कि नगरपालिका निगम दुर्ग की नवगठित भाजपा शहर सरकार की महापौर अलका बागमार और विजयी पार्षदों ने क्षेत्रवासियों के हित में शपथ लेकर कमान संभाल ली। इस दौरान नक्सलवाद पर लगातार हमलावर राज्य सरकार को लेकर गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पुनर्वास और पीड़ितों के लिए नई नीति का निर्धारण शीघ्र ही होने वाला है। नक्सली बंदूक रखकर घूमे और लोगों को डराए, ये नहीं हो सकता। देखिए आगे क्या कहा डिप्टी सीएम ने। सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा, 60 के 60 पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा और उसके बाद जब महापौर जी ने चार्ज लिया बैठकर अपने केबिन में अपने चेयर पर, तो सभी विधायक, सभी नेतागण, सांसद, मैं, हम सब वहां उपस्थित थे। आज उनका चार्ज हुआ है और इसके बाद प्रतिदिन मेहनत करके दुर्ग शहर को अच्छा बनाने का, साफ सुथरा बनाने का, प्रगतिशील बनाने का ये कार्य वो अवश्य करेगा। साइबर क्राइम को नक्सलवाद के संदर्भ में उनके पुनर्वास की और नक्सल पीड़ितों की नई नीति का निर्धारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा और इस नई नीति के साथ हम लोग वहाँ पूरी ताकत के साथ इस बात की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आत्मसमर्पण करें। मैं मीडिया के सामने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती, परंतु इस बात को दृढ़ता से भी इसको भी कहता हूँ कि कोई बंदूक रखकर घूमे और दूसरों को डराए, यह भी सरकार होने नहीं देगी। उठान वाले मामले एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ईडी की जांच कांग्रेस मुख्यालय राज भवन तक पहुंचने के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस ने सरकार पर ईडी का दुरुपयोग कर डराने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से निकाय का परिणाम आया है उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ईवीएम में भी पराजित हुई और मत पत्र में भी पराजित हुई। अब हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है, इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने राजनीति कर रही है। ईडी साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 मार्च को पेश होने वाले को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसी पर हमारा फोकस है। हर वर्ग के विकास वाला ये बजट रहेगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। देखिए, जिस प्रकार से आज 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से आज 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। बाद आपका स्वागत है। ट्विन सिटी भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर के वेल्डेक्स ग्राउंड में राज्य स्तरीय गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया गया। 10 दिवसीय इस शिल्प बाजार में देश के विभिन्न राज्यों के लगे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सामग्रियां यहां ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। गांधी शिल्प बाजार, जी हां, राज्य स्तरीय गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ बीते शुक्रवार को वेल्डेक्स ग्राउंड सिविक सेंटर में किया गया। गौरतलब है कि भिलाई के हृदय स्थल
सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया गया है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस गांधी शिल्प बाजार में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने मनमोहक चीजों की यहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र है कोसा साड़ी, ढोकरा शिल्प, बांस शिल्प, टेराकोटा, बनारसी साड़ी, ब्लॉक प्रिंट, ज्वेलरी में भी विभिन्न वैरायटियां, झुमके, ईयररिंग्स, स्टोन ईयररिंग्स, कुंदन ईयररिंग्स और विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। एम्ब्रॉयडरी वर्क, उड़ीसा पट्टचित्र, जूट क्राफ्ट, लेदर क्राफ्ट, बस्तर शिल्प, चंदेरी साड़ी, कालीन सिल्क, वुड क्राफ्ट, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। गांधी शिल्प बाजार को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। मेरा नाम मनोज राठी है, सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केंद्र जगदलपुर। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ भिलाई में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे इंडिया से लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ लगभग 70 दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें बहुत सारी जीआई क्राफ्ट्स भी हैं। हमारी जगदलपुर की ढोकरा क्राफ्ट और इंदौर की लेदर क्राफ्ट और बाकी जगह से भी अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व अन्य राज्य से कारीगर अपना सामान बेचने के लिए आए हैं। यूजुअली इन सारे मेलों में कीमत जो है बहुत ही कम रहती है, क्योंकि कारीगर सिर्फ अपना मेहनताना लोगों से लेते हैं। तो जितने का वो प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर अपना मेहनताना जोड़कर बीच के बिचौलियों को हटाकर, ये इसीलिए भारत सरकार की ये पहल रहती है कि बीच के बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट कारीगर अपना सामान बेच सके। मैडम, ये एक्चुअली इस मेले की सबसे ख़ास बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान की क्राफ्ट यहाँ एक जगह हमने एकत्रित की है। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग में भी जाओगे तो एक बार आपने जरी यदि सर्च किया है तो आपको ऑप्शंस में सारे जरी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दुकान पे जब आप जरी देखोगे और दूसरी दुकान पे वहीं बैडमिंटन ढोकरा देखोगे और फिर पट्टचित्र देखोगे, सारी अपने आप में यूनिक क्राफ्ट और सारी एक ही जगह पे आपको यहाँ मिल रही है। उनसे मैं अपील करता हूँ कि यहाँ बड़ी संख्या में आएँ और एक बार इस हाथ से बने हुए सामान को एक बार ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि एक बार देखने के बाद वो इसको ज़रूर खरीद कर लेके जाएंगे। वहीं यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से स्टॉल लगाए दुकानदारों ने भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। मैम, ये सब वुड है, हैंडीक्राफ्ट है पूरा का पूरा। सहारनपुर के नाम वुडन सिटी के नाम से मशहूर है। और हमारे पास जो है 50 रुपीज़ से लेके 15,000 रुपये तक का सारा सामान आपको मिलेगा लकड़ी में। जैसे रेल हो गया, आपका ये चम्मच हो गया, मसाजर हो गया, चकला बेलन हो गया, की होल्डर हो गए और आपके मसाले बॉक्स हो गए मैम। ये आपके पास पेन जार हो गए, चूड़ी स्टैंड होंगे, पॉट वगैरह है। पट्टचित्रों, पामली, पिटासर पेंटिंग उड़ीसा का है ना, पूरा खुद हाथ से बनाते हैं। सब हाथ से बना हुआ है, पूरा हाथ से बनाते हैं। और गवर्नमेंट में ट्रेनिंग लिया था ना, हमारा संस्था का नाम नटराज आर्ट एंड क्राफ्ट है। हम खुद ऑल फैमिली बनाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ से आए थे ना, पूरा मन खुश है, तो किराना नहीं देना पड़े। हम पूरा हैंडमेड है, इसमें पेंट किया जाता है एक्रिलिक कलर और इसमें डेमो दिया जाता है। इसका ये तार का वॉइस बना के कार बना के। कितना पसंद आ रही है सबको ये? बहुत पसंद है। और इसका वो है ये आपको जो है ना, ये शो पीस है, दरवाजा पे लगाता है कोई डेकोरेशन। कहाँ का कलाकृति? ये आसाम का है। आसाम का है। ये आपको हो गया पानी दूध पीने का, सब लकड़ी का है, सब बांस का है। हाँ, ये टाटा लेदर से लेके हम रॉ मटेरियल लेके हम हाथ से बनाते देवास से। लेदर ओरिजिनल है? ओरिजिनल शीप लेदर बोलते उसको। कितना पसंद आ रहा है सबको ये? अभी तो चालू ही हुआ मैडम आज से। बता दें, छत्तीसगढ़ सर्वजन विकास समिति जो कि आयोजक है, ये लगातार 2004 से कार्य कर रही है। इस संस्था के द्वारा इस तरह के आयोजन लगातार किए जाते रहे हैं। एक ही छत के नीचे यानी गांधी शिल्प बाजार में विभिन्न वैरायटियां उपलब्ध हैं। आप भी अवश्य पधारें और बेहद ही किफायती दरों पर मनपसंद चीजों की खरीदारी करें। कहीं ये मौका चूक न जाए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि परीक्षा का बड़ा दबाव होता है, पर परीक्षा न केवल हमारे ज्ञान का आकलन करती है वरन ये हमारे आत्मविश्वास और धैर्य का भी आकलन होता है।
जीवन का हिस्सा मानकर परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा को तनाव के रूप में ना लें, पूरे उत्साह के साथ तैयारियां करें। निश्चित रूप से आपको न केवल परीक्षा में सफलता मिलेगी, बल्कि हर जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं प्रोफेसर JN पांडे स्कूल की प्रिंसिपल सुचिता पांडे ने कहा, परीक्षा कक्षों में CGBSE के अनुसार सभी व्यवस्थाएं हैं। हमने छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया है और उनसे कहा है कि अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वे पर्यवेक्षक के पास पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। मैं आप सभी को इसके लिए स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि परीक्षा का बड़ा दबाव होता है, पर परीक्षा न केवल हमारे ज्ञान का आकलन होता है, वरन यह हमारे आत्मविश्वास और धैर्य का भी आकलन होता है। और जहां धैर्य और आत्मविश्वास का आकलन होता है, इसलिए परीक्षा को पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन से, शांत भाव से परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। परीक्षा को जीवन का एक हिस्सा मानकर, एक जीवन का भाग मानकर परीक्षा की तैयारी करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे उत्साह के साथ मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा को तनाव के रूप में बिल्कुल न लें, पूरा उत्साह और ऊर्जा के साथ हम पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आपको न केवल परीक्षा में सफलता मिलेगी, जीवन के हर मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी। मेरी बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हिंदी की परीक्षा है और 251 बच्चे हमारे यहाँ हैं। अभी की स्थिति में एब्सेंटीज की संख्या जो है वो 6 है। अभी मतलब 245 उपस्थित हैं। 8 रूम्स पे इंतजाम है। तो और हर रूम के हिसाब से जो नॉर्म्स दिए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उस तरीके के सभी अरेंजमेंट्स हैं। तो आज उनका जो स्ट्रेस में आते हैं, तो आज हम लोगों ने गुलाल से स्वागत किया है जब बच्चे आए तो, और उनको बहुत स्ट्रेस फ्री किया कि बच्चों बस ये करना कि तुम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो नहीं है, अलाउड नहीं है, और कुछ भी परेशानी हो तो बजाय आपस में बात करने के अपने इन्विजिलेटर से बात करना। रायपुर की महापौर मीनल चौबे के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क पर केक काटते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो राजधानी की सड़कों पर आतिशबाजी करते हुए उनके जन्मदिन मनाने के दौरान का है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। रायपुर में सड़क पर केक काटने को लेकर SSP डॉक्टर लाल उम्मे सिंह और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। सड़क पर केक काटने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और ये जेल की सजा का कारण भी बन सकता है। वहीं महापौर मीनल चौबे ने इस मामले को लेकर कहा कि शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूं। अगर मेरे या मेरे परिवारजनों की वजह से किसी को कोई परेशानी हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपये की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हैवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आएगी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर रायपुर बोल रहा हूँ। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो
सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। फिर मैंने वीडियो देखा है जो अभी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा, मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है, मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग नगर निगम में अभी टैक्स वसूली को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसे बाकायदा निगम के सहायक राजस्व अधिकारी पर मनोरोगी बताते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दुर्ग नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की नई शहरी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही दुर्ग नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी भूपेंद्र गोयल पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाते हुए शहर के पत्रकार ने पीड़ा जाहिर की, जिसमें उन्होंने शहर के कई वार्डों में राजस्व निरीक्षकों का दस्ता देर रात पहुंचने की बात कही। साथ ही बताया कि इस तरह से रात में इस दस्ते के द्वारा नापजोख और टैक्स वसूली की कार्रवाई कर लोगों से पूछताछ करने से वार्ड के लोग अचंभित हो गए। अभी हम आधार अपडेट कराया 100 रुपये लगता है आधार अपडेट का। बता दें, पीड़ित पत्रकार ने तो ये तक भी कह डाला कि सरकारी नियम कहता है कि शाम को 5:30 बजे के बाद किसी भी सरकारी कार्रवाई को लेकर अधिकारी कर्मचारी इस तरीके की नाप झोंक नहीं कर सकते, लेकिन दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस तरह से अलग ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या कहा पीड़ित पत्रकार और सहायक राजस्व निरीक्षक ने। पेशे से मैं पत्रकार हूँ। अभी लगातार कुछ दिनों से मैं समाचार छाप रहा था जो निर्वाचन से मामला था कलेक्ट्रेट के, है ना। जिला प्रशासन ही अभी प्रशासक के तौर पर काम कर रही है, तो वो कुछ लोगों को निलंबित किया गया था जिसका विरोध हो रहा था। और 2 दिनों से लगातार मेरे घर में लोग आ रहे हैं, 5-7 लोग 8 लोग, और मेरे नहीं रहने पर भी बच्चे लोग हैं, इनको हो रहे देख लेंगे, आएंगे, तोड़ देंगे टीम लेके। कल भी बहुत सारे लोग आए और बोले इस घर को देख लो, इसको तोड़ना है। जेसीबी निगम की बहुत सारे प्रशासन आए, है ना। उन्होंने बोला कि कमिश्नर दुर्ग के आदेश पे आ रहे हैं, है ना, तेरे को भी खबर बनाना है। मुकेश चंद्राकर का हस्तरेख है, तू भी अब दुर्ग का मुकेश चंद्राकर बन जाएगा। ये वहाँ पे जो टीम के लोग आए थे उन्होंने बोला। राजस्व निरीक्षक आया था वो भूपेंद्र गोयल, जो अभी उन्होंने मनोरोगी का अपना सर्टिफिकेट दिया था, जिसकी खबर मैंने छापा था कलेक्टर दुर्ग के ऊपर, है ना। निर्वाचन के दौरान उन्होंने बोला कि मैं स्वास्थ्य से मनोरोगी हूँ, है ना, मेरा इलाज चल रहा है, उसने बोला ये। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को नौकरी में रखते हैं और ऐसे लोग अगर किसी जगह में जाते हैं, गोपनीय दस्तावेज है और ये है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी को भी हमला कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, है ना। वो वीडियो में इस बार साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से कर्मचारियों को चमका रहा है और ये कर रहा है ना। और निगम के कर्मचारी के साथ साथ बाहरी लोगों को भी लेके आया था उसमें। अभी शिकायत करने के लिए वीडियो क्लिपिंग वगैरह सब चीज निकाल रहे हैं, कुछ जगह भेजा हूँ मैंने, है ना। मामले को लेकर अभी मुख्य निर्वाचन आयोग और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कॉपी भेजी गई है। निगम प्रशासन ये बदला लेने की नीयत से कर रहा है और स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहता है। उनके लोगों के कहने के हिसाब से कि आप हमारे खिलाफ समाचार ना लिखो। मैंने जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ समाचार लिखा है, न कि निगम प्रशासन, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है। ये मामला तो बिल्कुल गलत है, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं था, सब निगम कर्मचारी है और हमको टारगेट मिला है वसूली का राज्य शासन की ओर से, तो हम टारगेट को अचीव करने के लिए घर घर जाके डोर टू डोर जाकर के वसूली अभियान चला रहे हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता रहती है? नहीं, समय की बाध्यता नहीं रहती। कई करदाता क्या होता है अपने हिसाब से जो जिनको ड्यूटी जाते हैं वो रात के हमको फोन, हमारे एआरआई को फोन लगाते हैं और फोन लगा करके खुद घर बुला के, कल ही की बात है, रात के 9:30 बजे के आसपास एक करदाता ने फोन लगा के हमें बुलाया था अपने घर और टैक्स दिया। और चूंकि फरवरी मार्च का महीना है, एंडिंग महीना माना जाता है इसे, तो जो अभी वसूली जोर शोर पकड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने एआरआई को निर्देशित किया है कि आप हमेशा अपना फोन ऑन रखेंगे। पहला चीज कि कोई भी करदाता कभी भी कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, तो उसके लिए हमने बार कोड, जो QR कोड से, जो यूपीआई से माध्यम से पेमेंट होता है उससे, और चाहे तो पोर्टल के माध्यम से भी हम पेमेंट करवा सकते हैं और चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। हमने सभी प्रकार का ये प्रचार प्रसार, और हमारे जो निगम की कचरा गाड़ी चलती है उसमें भी हमने प्रचार प्रसार ऐसा कर रखा है। हाँ, इसमें ये बात सत्य है कि नाप जोख करने गए थे, क्योंकि क्या थे, कुछ घर के ऑनर नहीं थे वहां पर, तो क्योंकि बिना ऑनर के तो नाप जोख हो नहीं पाता, तो हमने वार्ड नंबर 8 के कुछ जो व्यावसायिक दुकान है उसका नाप जोख किया रात के टाइम में। करीबन शाम का 6:30 या 7 बजे का समय था और उस समय उस दुकानदार मालिक के मौजूदगी में हमने नाप जोख किया और जहाँ पे टैक्स कम लगा था उसको टैक्स को हमने बढ़ाया। एक्चुअल में क्या है, कुछ समय पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी जो मनोरोग विशेषज्ञ है उसके पास मेरा इलाज चल रहा है। मनोरोग कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ या ऐसा नहीं है,
इसमें मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो उन्होंने नींद की दवाई दी है और इसका इलाज मनोरोगी विशेषज्ञ ही करते हैं, इसलिए उसे मनोरोगी कहा जाता है। खबर बनाने की बात सामने आ रही है तो इसमें मैंने ज्वाला प्रसाद अग्रवाल जी है जो उनको बोला था कि जैसे कि आप खबर बना रहे हैं तो उसमें आप मेरा फोटो लगाइए, ना कि मेरी वाइफ का। मतलब ये व्यक्तिगत हो जाता है ना, अगर वाइफ का फोटो या परिवार वाले किसी अन्य सदस्य का फोटो लगा रहे हैं, तो मैंने उसे इस बात के लिए बोला है, फोन में भी बोला इस बात को मैंने। ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, गलत है, क्योंकि हम उस एरिया के सभी घर में आप जाके पूछ सकते हैं। हमने सभी घरों पर जा करके हमने बात की, बात रखी, उनका टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ ये पूछा, और मान लो किसी का हमको लगा कि गलत टैक्स जमा हुआ है तो हमने उनका रीअसेसमेंट करके जो अंतरराशि होता है वो हमने लिया है, और कल ही हमने लिया है, कई जगह वार्ड नंबर 8 का लिया है। जैसे मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा था कि कांग्रेसी वार्ड का ले रहे हैं, या तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि निगम प्रशासन सबके लिए काम करता है। हम बोरसी में भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं, उर्ला में भी हम उसी प्रकार का टैक्स ले रहे हैं, हम तकियाबार में भी टैक्स देने गए थे। ऐसा ये निराधार है, ये गलत आरोप है बिल्कुल। अगर वो ऐसे कुछ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होगी, अगर जांच में अगर मैं गलत पाऊंगा तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मैं तो अपना निगम का नियमानुसार काम कर रहा हूँ। और ये एक्ट मैं निगम एक्ट के तहत धारा 173, 174 मैंने दे चुका है लोगों को, है ना। अगर उसके बावजूद अगर टैक्स नहीं देते हैं तो धारा 175 के तहत कुर्की करेंगे। मतलब ये नियम है, शासन ने हमको नियम अधिकार दिए हैं और इस तहत हम टैक्स वसूली कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले में हमेशा विवादों में रहने वाले ग्राम पंचायत जामझेर में चावल वितरण को लेकर भारी हंगामा हुआ। चावल वितरण कराने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी कराकर सैकड़ों ग्रामीणों को बैठा दिया गया, जबकि पीडीएस गोदाम में चावल था ही नहीं। सुबह से भूखे अपना घरेलू काम छोड़कर बैठी महिलाएं पुरुष सैकड़ों ग्रामीण भड़ककर जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास को फोन कर हो रही अनियमितता के बारे में बताया और शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पत्थल गांव खाद्य निरीक्षक अजय प्रधान को जांच में भेजा, जहां भारी मात्रा में अनियमितता उजागर हुई। ये कौन सी पंचायत है और यहाँ के वितरक कौन है? क्या नाम है? तो यहाँ आपके द्वारा मुनादी करवाई गई थी चावल वितरण को लिए? सरपंच के द्वारा कराया गया था। इतने ग्रामीणों को यहाँ सुबह से बुला करके बैठाए हुए हैं, चावल क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको? सरपंच जाने उसके बारे में। कौन सरपंच जाने? तो काम करते हैं, बाकी वही संचालित। कौन है अभी वर्तमान सरपंच? उनके द्वारा क्या बोला गया, निर्देश दिया गया था आपको? आपको क्या निर्देश दिया गया था? बस चावल बांटना है करके। तो पहले ये नहीं देखा गया कि चावल है या नहीं है? वो अगला जाने, वही जाने है या नहीं हमको नहीं पता। अच्छा, वो पहले का है, वो 251 चना 70। अच्छा, आपके कार्यकाल का नहीं है, आपका कहना है। क्या हो रहा है आज सुबह से यहाँ? चावल लेने के लिए मुनादी करवाए, फिर सुबह से आए हैं, अभी तक नहीं दिया, और अभी आ रहा है बोल रहे हैं चावल नहीं जा रहा अभी तक, पता नहीं कितने बजे सुबह से बैठे हैं आप लोगों? 9-10 बजे से। 9-10 बजे से बैठे हैं। और इससे पिछले महीनों में भी आप लोगों को मिलता था बरोबर? आधा को मिलता है, आधा को आने वाला महीना में। आपको मिला था कि नहीं मिला था? मेरे को मिला। आपको मिला था, इस महीने नहीं मिला है। ठीक, नाम है आपका? आज सुबह से यहाँ पे आप लोगों बैठे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं? राशन कैसे नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? चावल खत्म हो गया है। और महीनों में आपको लगातार मिल रहा था कि क्या स्थिति थी? मेरे को तो मिला है। चना मिलता था आपको? चना नहीं मिला। 2 महीना नहीं मिला है। क्या बोले हैं चना के लिए? खत्म हो गया। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? जामझोर के। अभी यहाँ राशन दुकान में आए हुए थे। गोदाम में चावल नहीं है, चावल लेके हंतने। चावल ले क्या हो? क्या महीने से चावल नहीं मिला है आपको? मुनादी करवाया गया था आपके मोहल्ले में? मुनादी करके बुलाए थे आपको? फिंगर लगवाया गया है कि नहीं लगवाया गया? लगवा ले जिनने। फिंगर लगवा चुके हैं। क्या बोल रहे हैं अभी? नहीं लगवाए हैं। क्या बोल रहे हैं? चावल खत्म होएगा। तो कब देंगे? कब से बैठे हो आप यहाँ? बिहान करा ला। सुबह से बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं? कब तक देंगे बोल रहे हैं? नहीं तो बोली नहीं है कभी ले। आपका नाम बताएंगे? अलीजा फेकरा है मेरा नाम। अभी वर्तमान में आप ही सरपंच हैं जामझोर में?
हाँ थी अभी। जी, वहाँ क्या है, आपके पंचायत के पास में काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण एकत्रित हो रखे हैं आप, और मुनादी करवाई गई थी चावल वितरण को लेकर के, और वितरक मंजीत जो है उसका कहना है कि सरपंच के द्वारा मुनादी करवाई गई थी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, और वहाँ पे चावल है नहीं, और ग्रामीण चावल चाहिए बोल करके वहाँ पे एक अभी तक इंतजार कर रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? और बाकी जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? उनका चावल आएगा अभी। अच्छा, और मंजीत का कहना है कि आपके द्वारा मुनादी करवाई गई थी, तो यहाँ पे डीलर अभी आप हैं या मंजीत हैं? डीलर कौन है राशन वितरण का? और मंजीत हैं। तो मंजीत के द्वारा इसमें मुनादी करवाई जानी चाहिए थी, सरपंच के द्वारा कैसे करवाई जा रही है? और नियम से तो आचार संहिता लगी, चुनाव हुआ, दूसरे सरपंच का चुनाव हो चुका है, आप सरपंच ही नहीं थे, तो मुनादी ही कैसे करवाई गई आपके द्वारा? यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप तो अभी उस स्थिति में वर्तमान में सरपंच पदन में है ही नहीं, तो मुनादी आपके द्वारा क्यों करवाई गई? यहाँ तो मंजीत को करवाई जानी चाहिए थी। दुर्ग के प्रसिद्ध दरगाह बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के उर्स पाक मनाने को लेकर सालाना उर्स पाक कमेटी ने बैठक आयोजित की और आगामी होने वाले कार्यक्रम और कव्वाल पर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के उर्स पाक को लेकर शुक्रवार को सालाना उर्स पाक कमेटी की आवश्यक बैठक दुर्ग ट्रांसपोर्ट कंपनी में अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा की उपस्थिति में की गई। इसमें सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की गई। भिलाई में, गुल्लरदही में, धमदा में और अतराफ में, तो उनका कहना यह है कि भैया वो चूँकि बकरीद जून में आ जाएगी, लिहाजा आप पहले प्रोग्राम रख लेते तो आप उसके बाद हम लोग रखते हैं भैया। हाँ बोलिए ना, आप अपने काम कीजिए। तो ये हुआ कि तय ये पाया गया कि बात जायज़ है, क्योंकि हम लोग आखिरी में रखा करते थे, तो बोले वो तो फिर बकरीद चालू, बकरीद का चांद दिख जाएगा, उसमें हमको परेशानी होगी और हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय के सामने बात रखी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोग बेहतर समझने वाले लोग हो, थोड़ा आप लोग देख लो। तो उसके हिसाब से हमने 14, 15, 16, 17 मई का डेट तय किया। इस दौरान बैठक की शुरुआत सालाना उर्स पाक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने उर्स पाक के विषयों को लेकर सभी को संबोधित किया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम में विभिन्न तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने सारी कमियों को दूर कर एक साथ काम कर इस उर्स पाक को कामयाब बनाने की बात कही, जिसमें कव्वालों का चयन और प्रोग्राम की तारीख जैसे अन्य विषयों पर भी सभी की रजामंदी के साथ हामी भरी गई। सालाना उर्स पाक कमेटी की पहली बैठक थी। सन 2025 की जो अपने प्रोग्राम होता है, 5 दिवसीय जो उर्स प्रोग्राम किया जाता है, उसकी तैयारी के संबंध में चर्चा थी और कुछ बातें जो हमने तय की है उसमें एक तो ये है कि कोई भी पदाधिकारी जितने भी हैं सब बराबर है, कोई किसी के ऊपर तानाशाही नहीं थोपेगा। सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था में जो भी पदाधिकारी सब बराबर होते हैं। और दूसरा ये है कि जो इस साल अभी चुनाव भी हुआ है, लोकसभा चुनाव तो कर पिछले साल हो गया, मतलब 24 में हो गया, लेकिन अभी जो जनपद पंचायत चुनाव तो चंदा हर अधिकारी उसी में बिजी होगा दे के, तो हमको चंदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। और बाकी जैसे हर साल जो प्रोग्राम होता है हमारा 5 दिवसीय, वो करीब करीब हमारा कव्वाल तय हो चुके हैं। एक आध कव्वाल बचा, वो भी कल परसों तक तय हो जाएंगे, फिर अगली मीटिंग लेके हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। और तारीख हमारी 5 दिन प्रोग्राम का 14 तारीख को संदल, 15, 16, 17 3 दिन कव्वाली है हमारी, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी मई के माह में 14, 15, 16, 17 को बाबा का उर्स मनाया जाएगा। और मैं छत्तीसगढ़ और आसपास के समस्त प्रदेशों की जनता से ये अपील करता हूँ कि उस तारीख में आएँ और अपनी सद्भावना सहित बाबा के चादरपोशी करें और हमारे प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा सफल बनाएं।
इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने कमेटी के अध्यक्ष की बात में हामी भरते हुए आगामी मई की 14, 15, 16, 17 तारीख तय की गई। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने प्रतिक्रिया दी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।